नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। इम्तिहान पब्लिकेशन का बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेटअप है ये हम लोग कर रहे हैं, उसका छठा प्रैक्टिस सेट है ये। इससे पहले हमने 5 कर लिए हैं। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाके आप लोग ज़रूर करें पहले वाले टेस्ट को। और ये टेस्ट है, आपको अंत में अपने मार्क्स बताने हैं, जितने भी आएँ कोशिश कीजिए कि आपके मार्क्स 100 के आसपास तो आए ही कम से कम, है ना। अगर आपके मार्क्स 80 से भी कम आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। 80 से 100 के बीच में आ रहे हैं मतलब कि आप एग्जामिनेशन में कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे आराम से, है ना। और 100 से ज़्यादा अगर आपका आ रहा है तो इतना मान के चलो कि आपका एग्जामिनेशन में प्रीलियम हो ही जाएगा, है ना। मैक्सिमम चांस है कि आपका प्रीलियम में हो जाएगा एग्ज़ाम में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से एक एक क्वेश्चन को करना। कहीं पर कुछ गलत दिखे तो मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। ओके, पहला क्वेश्चन है छठे सेट का कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने किस ओलंपिक खेल के लिए क्वालिफाई किया था। तो शीतकालीन ओलंपिक चीन में हुआ था इस साल, और आरिफ खान एकमात्र भारतीय हैं जो इसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई ही किया था। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ये गेम है स्कीइंग। ओके, ग्राफिक उपन्यास अथर्व द ओरिजिन के लेखक कौन है, जिसमें क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, रमेश थमिल मनी इसके लेखक हैं, जिसमें एमएस धोनी को एक सुपर हीरो के तौर पर दिखाया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में किस शहर में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर में इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने और 696 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये, और NH 333B पर गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क पुल बनाया गया है। नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग पॉलिसी के तहत स्थापित पहला संस्थान कौन सा है, ये पूछा है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण जो है ये पहला संस्थान है जिसको स्थापित किया गया, और ये यूपी MP के बीच में रिवर लिंकिंग का काम होगा। भारत ने व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए निम्न से किस देश के साथ वर्क प्लान 2022 पर हस्ताक्षर किया है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, जर्मनी के साथ भारत और जर्मनी ने हस्ताक्षर किया है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और व्यापार में तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए वर्क प्लान 2022। और जो UAE है, UAE और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है, FTA को साइन किया है, मुक्त व्यापार समझौता। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति के एक भाग के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन व ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया। तो 7 का आंसर हो जाएगा, ये इंदौर शहर में बनाया गया है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रियम गांधी मोदी हैं, जिन्होंने लिखा है ए नेशन टू प्रोटेक्ट, और इसका विमोचन किया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने। और यह पुस्तक 2 सालों में कोविड संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालती है। ओके, भारत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए कौन सी पहल को शुरू किया है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, हील बाय इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के शैक्षणिक संस्थान जो हैं उनको और मजबूत किया जाएगा। भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया है। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। और जो उस समय मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी, और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा रामपुर के पटवई में किया गया है। ओके, रामपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा है। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, MV रामप्रसाद बिस्मिल है जो ब्रह्मपुत्र नदी में चली है। और MV रामप्रसाद बिस्मिल में 3 भाग हैं, और वगैरह इसके बारे में लिखा हुआ है, ये सब तो हमें नहीं पढ़ना है। बाकी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली 94 वर्षीय महिला का नाम क्या है। तो 12 का आंसर हो जाएगा, बी, भगवनी देवी नाम है इनका। ओके, 94 वर्षीय स्प्रिंटर भगवनी देवी डांगर ने 100 मीटर स्प्रिंग में स्वर्ण पदक जीता है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो 13 का आंसर हो जाएगा, मेडागास्कर में इसका उद्घाटन किया गया है। ओके,
मेडागास्कर की राजधानी क्या है? एंटानारिवो। एंटानारिवो मेडागास्कर की राजधानी है। मेडागास्कर कहाँ पर है? हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, गुजरात है। और गुजरात में यहाँ पर शुरू किया जाएगा। और इस खेल का चिन्ह क्या रखा गया इस बार? प्रतीक जो होता है हर खेल का, इस बार है गिर का बाघ जो है उसी को बनाया गया है यहाँ का प्रतीक, ओके, शेर को। अगला है 15 नंबर कि किस भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने जर्मनी को जीआई टैग किए गए कालीन की अपनी पहली खेप को निर्यात किया है? मतलब जो जीआई टैग आधारित इस राज्य का कालीन है वो जर्मनी को निर्यात किया गया है। तो ये राज्य है जम्मू कश्मीर, ओके। अगला है किस राज्य में डोल उत्सव मनाया जाता है? 16 का आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। डोल उत्सव या डोल जात्रा रंगों का त्यौहार मनाया जाता है, वसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है ये। IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 2021 में बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश रहा। नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है और भिवाड़ी राजस्थान इस सूची में सबसे ऊपर है। और उसके बाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? हमारे दुर्भाग्य से ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ओके। अपनी राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? केरल राज्य है जिसने ये चीज़ शुरू किया, कार्बन न्यूट्रल खेती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ महिला तैराक कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है जिया राम, ओके। और इन्होंने 13 साल 10 महीने की उम्र में ये कारनामा किया है और 10 मिनट में 28.5 किलोमीटर की दूरी तय की है इन्होंने। 13 घंटे 10 मिनट, 13 आवर 10 मिनट में इन्होंने 28.5 किलोमीटर, 28.5 किलोमीटर की दूरी तय की है जिया राम ने 13 साल की उम्र में ही। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक में 90.13 मीटर का अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता है? तो नहीं, पहला ही गलत हो गया। जब सर्वश्रेष्ठ थ्रो होता है इनका तो रजत कैसे जीते? इन्होंने फेंका है 88.13 मीटर का लंबा थ्रो किया है ना। तो पहला तो गलत ही हो गया, पहला गलत हो गया तो ये आंसर काट दो, ये आंसर काट दो। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। दूसरा गारंटेड सही होगा तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। एंडरसन पीटर्स ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? अमेरिका में आयोजित किया गया था। एथलेटिक्स में हमारा पहला रजत पदक था ये, इसको भी ध्यान रखना। सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों से एक सरस्वती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? VVI क्वेश्चन है ये बंधुओं। इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया है, ओके। और सरस्वती सम्मान दिया गया है। उनकी कविता संग्रह का क्या नाम है? मैं तो यहाँ हूँ। उनकी कविता का क्या नाम है? मैं तो यहाँ हूँ। और मराठी भाषा के लेखक के लिए, कवि और साहित्यिक आलोचक को उनके उपन्यास सनातन के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। 2020 में मराठी भाषा के जो लेखक थे उनको प्रदान किया गया था, ओके। क्लियर हो गया सब कुछ? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी हैं जिनको 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। कविता का नाम क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। यही पूछेगा आपसे, पिछले साल वगैरह का नहीं पूछता है। किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा की है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ई दिया हुआ है, यानी कि गुजरात के शिक्षा मंत्री ने भी घोषणा की है। तो और गुजरात हिमाचल प्रदेश की कक्षा के लिए इसको शुरू किया जा रहा है। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अच्छी चीज़ है, शुरू किया जा रहा है। लेकिन मुझे कोई एक चीज़ ये बता दे कि गीता का वाकई कितने लोग हैं ऐसे जो गीता को पढ़ते हैं और ढंग से उसको पढ़ा सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? ढंग से उसको पढ़ा सकते हैं। गीता का मूल अर्थ जिसने समझ लिया उसका तो जीवन बदल जाता है। मूल है कि कृष्ण जैसा समझाने वाला भी होना चाहिए। कृष्ण नहीं तो एक अच्छा समझाने वाला तो चाहिए ही ना गीता का। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए किस टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में, उसको ये पुरस्कार दिया गया है। संगीत जगत के सितारों का इस वर्ष निधन हो गया। कई संगीत, इनमें से किनका संबंध संतूर वादन से था? बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ है इस बार। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से इसका आंसर दिया हुआ है कि संतूर वादक से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा जी, ए आंसर, और पंडित भजन सोपारी जी। सोपारी कहाँ गया? सोपोरी।
इन दोनों का संबंध था संतूर वादन से। तो ए और डी जो है ये सही होगा, इसके लिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ओके। अब पंडित सुखराम कौन है? तो भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। और पंडित बिरजू महाराज कौन है? तो प्रसिद्ध कथक डांसर हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में बताना है। कुल वन और वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। पर्वतीय जिलों में वनावरण इन जिलों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 37.53% है। उसके बाद से है कि जनजातीय जिलों में कुल वन क्षेत्र इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्र का 40.17% है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुल वन क्षेत्र इनकी भौगोलिक क्षेत्र का 64.66% है। तो कौन कौन सा सही होगा? तो 25 का आंसर दिया है कि 2 और 3 दोनों ही सही हैं। ओके। उत्तर पूर्वी में 64.66% जो है यहाँ पर आपसे पूछा है कि सही नहीं है। इसी को मैं चेक कर रहा था क्योंकि मुझे इन दोनों पे डाउट हो रहा था। सही नहीं पूछा है आपसे, ये इसको मैंने नहीं पढ़ा था। तो 2 और 3 जो हैं ये दोनों ही गलत हैं। बाकी ये भी सही है 64.66% और पहला भी सही है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? पर्वतीय जिलों में कितना परसेंट है? तो पर्वतीय जिलों में 40% है लगभग में। और जनजातीय क्षेत्रों में कितना है? तो जनजातीय क्षेत्रों में 37.53% है। इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए आपस में, तो आपका आंसर ये 2, 3 भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 सही हैं, यानी कि 2 और 3 गलत हैं। तो गलत पूछा है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार के किस शहर में पहला फायर ब्रिगेड प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा में। निम्न से किस एक्ट या प्रावधान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, ओडिशा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा प्रदान किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसको कहा जाता है 1781 का एक्ट, उसी के द्वारा प्रदान किया गया था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? कौन है बताओ? सर्वोच्च है हमारा संविधान। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय शासन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ ई। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का कहीं पर यूज ही नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया, ना कि संघीय शासन। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को भारत में कम से कम कितने वर्षों तक रहना पड़ेगा? आपको पता है कितने तरीकों से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं आप? जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ओके। तो इसमें से पूछा है देशीकरण के द्वारा कितने वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको वीज़ा मिलेगा। तो 12 वर्षों तक मिनिमम रहना पड़ेगा। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से नहीं करता है, सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा ठीक से, तो उस परिस्थिति में न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा परमादेश जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट परमादेश जारी करेगा कि आप अपना काम ढंग से कीजिए। संविधान में वर्णित राज्य के DPS के सिद्धांत के बारे में विचार कीजिए। नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 एवं अनुच्छेद 36 से 50 तक में वर्णित किया गया है। तो क्या ये सही होगा? नहीं, पहला ही गलत हो जाएगा। 36 से कहाँ तक है बंधुओं? 51 तक है। ओके। अगला है इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो दूसरा का 32 का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा तो बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। तो बिल्कुल सही है। 2 और 3 सत्य सही हो जाएंगे इसके। वित्तीय आपातकाल के उद्घोषण संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिकतम कितने दिनों तक प्रभावी रह सकता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि 360 के अधीन घोषणा के बाद 2 महीनों के भीतर संसद से स्वीकृति मिलनी चाहिए। ओके। और इसके प्रभावी रहने की जो अंतिम सीमा है ना, वो निर्धारित नहीं किया गया है। ओके। वित्तीय आपातकाल का जो प्रभावी रहने का अंतिम सीमा है उसको निर्धारण नहीं किया गया है, उसका निर्धारण नहीं किया गया है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। 2 महीनों के भीतर इनको संसद से मंजूरी जरूरी होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में निम्न से कौन शामिल नहीं होता है? उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वही इस पर वोटिंग करते हैं। इसमें पूछा है कि कौन शामिल नहीं होते हैं। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य जो होते हैं। 1 मिनट, क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन शामिल होते हैं? मैं ही गलत कर रहा हूँ, पता नहीं आज क्या हो गया मुझे। तो संसद के जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, ये दोनों ही वोटिंग करते हैं उपराष्ट्रपति जी के लिए। सब वोटिंग करते हैं। संसद में जितने भी निर्वाचित और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो सब वोटिंग करते हैं। राष्ट्रपति जी के चुनाव में ना मनोनीत सदस्य वोटिंग नहीं करते हैं। आई रिपीट, राष्ट्रपति जी के चुनाव में मनोनीत सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, वो वोटिंग नहीं करते हैं। लेकिन इनके उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में दोनों सदन के सारे सदस्य वोट करते हैं। बिहार के पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं और गलत चुनना है। ओके, ये भी यहाँ पर देख लिया हमने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
पहले पढ़ते हैं। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, सही। प्रत्येक स्तर महिलाओं को 50% आरक्षण, बिल्कुल सही। बिहार में उप मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, यही तो गलत हो गया, तो केवल 3 गलत हो जाएगा। निम्न में कौन संघ सूची का विषय है? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि संघ सूची में 7 विषय हैं, 100 विषय हैं। और जनगणना में बैंकिंग संघ सूची का भी विषय है, तो जनगणना और बैंकिंग दोनों ही हो जाएगा। 37 है कि निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संसद को अधिकार दिया गया कि वो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 24वां संविधान संशोधन था ये, उसके द्वारा अधिकार दिया गया था। लोकसभा का स्थगन प्रस्ताव की अनुमति कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है लोकसभा का स्थगन करने के लिए? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, 50। संविधान 11वीं सूची के अंतर्गत निम्न में से किस अनिवार्य उपबंध का प्रावधान नहीं है? 11वीं अनुसूची पूछ रहा है आपसे, तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण, इसका प्रावधान नहीं किया गया है। बाकी पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। अगला है सभी स्तर पर SC ST को आरक्षण, माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, सब कुछ सही है, लेकिन ये गलत है। ओके। बिम्बिसार ने जब अंग राज्य को मगध में मिलाया तब उस समय अंग का राजा कौन था? तो 40 का आंसर क्या दिया हुआ है इस बुक में? 1 सेकंड रुक जाइए, मैं बता देता हूँ। 40 का आंसर दिया हुआ है ब्रह्मदत्त। ओके। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस पाल शासक के राज्यसभा से संबंधित थे? तो 41 का आंसर हो जाएगा बी, धर्मपाल। 770 से एग्जैक्ट यही है, 810 या 800 के आसपास धर्मपाल का शासनकाल है। शासनकाल जरूर ध्यान रखना, UPSC भी पूछ लेता है, BPSC की तो बात ही छोड़ो। किस सल्तनत काल के सुल्तान ने दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासन नियुक्त किया था? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी ने नियुक्त किया था। 1495 से 1496 है सिकंदर लोदी के कार्यकाल के लगभग में। ओके। 1495-96 क्या किया था सिकंदर लोदी ने? जो जौनपुर का शासक था ना, हुसैन शाह सरकी, उसको पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि के उपरांत रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? 43 का आंसर हो जाएगा सिताब राय। मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए थे। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी। और इसमें भारत का गवर्नर कौन था? तो इस समय था कॉर्नवालिस, इसी का है जमींदारी व्यवस्था लाया हुआ। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान किस तारीख को पटना मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो 45 का आंसर हो जाएगा 30 जुलाई 1857 को। ओके। और 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में विद्रोह हुआ था। अप्रैल 1940 में गया में हुए अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा किया गया था। गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता। निम्न से किस क्षेत्र में दक्कन ट्रैप का विस्तार है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में मुख्य रूप से है दक्कन ट्रैप का विस्तार। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा ई, ये सारे ही हैं, गन्ना है, जूट है, ये दो तो हैं ही मुख्य रूप से। अगला है भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेर में है, ये तो सबको पता होगा। बिहार के जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? पटना जिले में सबसे लंबी है नदी गंगा नदी। कितनी है? लगभग में 99 किलोमीटर के आसपास है, इसको याद रखना। निम्न से कौन सा जिला धारावार भूस्तरीय रचना वाला है? जमुई, मुंगेर, नवादा, राजगीर। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि जो धारावार क्रम है उसका विस्तार जमुई, नवादा, मुंगेर में स्थित है। ओके। खड़गपुर की पहाड़ी राजगीर और बोधगया आदि क्षेत्रों में है। और सिल्ट, स्लेट, क्वार्टजाइट और कांग्लोमोरेट इसी वर्ग के चट्टानें हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। एक्चुअली में क्या है ना, धारावार क्रम की चट्टानें हैं वो दक्षिण पूर्वी बिहार के जो भाग हैं उनमें काफ़ी विस्तृत हैं। 2021 में बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 144%। देवताल झील किस दर्रे में स्थित है? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, माना दर्रे में है। जापान में द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? आपको पता है होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये सारे जापान के अलग अलग द्वीप हैं। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा ए, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू ही इनका उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है। और इनमें होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर ही है, बीच में आता है ये द्वीप। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत जो होते हैं, जिसको वलित पर्वत भी कहा जाता है, जैसे हिमालय है, जैसे रॉकीज है, जैसे एंडीज है, जैसे आल्प्स है, ये सब क्या है? ये सब वलित पर्वत के उदाहरण है बंधुओं, वलित पर्वत के। वलित पर्वत पता है ना क्या होता है? जिसमें फोल्डेड माउंटेन जिसको कहा जाता है।
हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? लाल सागर की बात कर रहा है, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? बाबल मांडेव। और होर्मुज की जल संधि किसको जोड़ती है? होर्मुज जोड़ती है किसको? तो वो जोड़ती है फारस की खाड़ी और हिंद महासागर को। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न से कौन सा उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो खाद्यान्नों का निर्यात जो है ये थोड़ी ना है उद्देश्य हमारा। बाकी तो ये तीनों ही है, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक का रख रखाव, खाद्यान्नों खरीद, खाद्यान्नों का वितरण। तो 57 का आंसर ए हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य है ई, यानी कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सबसे पहले तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। और देश में किसी कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार लाना। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि करना, ये सभी था इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई ही हो जाएगा। सारे ही सही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो आपको पता ही है सबसे कम कौन करता है? प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है सेकेंडरी क्षेत्र, और तीसरे नंबर टर्सरी क्षेत्र जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग में 60% का योगदान करता है। इकोनॉमिक्स में मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। इकोनॉमिक्स का लेक्चर जरूर लीजिए, आप ही के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेकारक होगा वो। वर्ष 2022-23 के अनुसार पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा? तो 60 का आंसर क्या है? 60 का आंसर हो जाएगा बी। 2000 किलोमीटर का जो रेलवे का नेटवर्क है उसको कवच के तहत लाया जाएगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अगले पर चलते हैं। दुर्लभ मुद्रा, हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विकसित देशों की जो मुद्रा होती है उनको दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। मुख्य रूप से डॉलर हो गया आपका, उसके बाद से जो यूरो होता है वो हो गया। ये सब क्या कहलाती हैं? ये सब दुर्लभ मुद्रा कहलाती हैं, जिन्हें पलायन कर जाने की बहुत ही आसान प्रवृत्ति होती है, मतलब आसानी से वो पलायन कर सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई है। मुंबई की जनसंख्या इसमें दिया हुआ है इकाई आधार सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,84,14,1488 है। और दिल्ली का 1,63,00,000 है। कोलकाता का 1,41,00,000 है। चेन्नई का 86 लाख दिया हुआ है, 86,96,010। तो सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? इसमें से मुंबई की है। निम्नलिखित किस राज्य में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो 63 का आंसर हो जाएगा। इसमें से दिया हुआ है, आंसर दिया, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश में है, जबकि सबसे ज़्यादा भंडार राजस्थान में होगा। उत्पादन सबसे ज़्यादा एमपी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भंडार राजस्थान में है। छठी आर्थिक गणना के अनुसार किस राज्य में उद्योगों की अधिकतम वृद्धि दर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। छठी आर्थिक गणना के अनुसार उद्योगों की अधिकतम वृद्धि दर मणिपुर में देखी गई है, जबकि असम और सिक्किम में क्रमशः 107.99% और 100% है। जबकि मणिपुर में कितना है? 121.07% की दर से उद्योग बढ़ रहे हैं मणिपुर में। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं है? एफडीआई ला ही नहीं सकते हो आप इस क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि लॉटरी व्यवसाय, चिट फंड, निधि कंपनी, जुआ और कैसीन सहित सट्टेबाजी, सिगार, चुरूट, सिगरेट, इन सब में एफडीआई की अनुमति है ही नहीं। निम्नलिखित कौन सा मिलान असत्य है? मिलान चुन लेते हैं। खाद्यान्न फसल उत्पादन है, प्रथम पूछा है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है चना, महाराष्ट्र गलत है, बाकी सारे सही है। मक्का में कर्नाटक, चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं में यूपी। ओके, और इसमें दिया हुआ है कि मक्का का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में है। सॉरी, मक्का नहीं, चना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो एमपी में होता है। बाकी तो सारे ही सही हैं। ओके, बाकी मक्का के लिए सबसे ज़्यादा कर्नाटक, चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं यूपी, और चना के लिए कौन बंधुओं? एमपी। चना के लिए कौन? एमपी। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित किस राज्य की जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक है? जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक है, एक ही राज्य था नागालैंड, जिसकी आबादी कम हो गई थी। एंजेल का नियम किसके बीच संबंध दिखाता है? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? मांग की मात्रा और उपभोक्ता की आय जो होती है, इसके बीच में एंजेल का लॉ जो होता है वो संबंध दिखाता है। वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? मंदिर में प्रवेश के लिए चलाया गया था 1924 में। और इसमें नाम किसका किसका आता है? श्री नारायण गुरु का, कुमारन टी के माधवन जैसे लोगों का नाम आता है। ओके, और ये केरल में चलाया गया था, इसको जरूर ध्यान रखना। मंदिरों में प्रवेश के लिए चलाया गया था वाइकोम सत्याग्रह। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद, ब्राह्मण, अथर्ववेद, गोपथ, यजुर्वेद, शतपथ, सामवेद, तैत्तिरीय। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद का तैत्तिरीय जो है ये गलत है। सामवेद का क्या होता है? पंचविश।
पंचविश जो होता है ये सामवेद का ब्राह्मण हो ग्रंथ होता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है भाई? वैसे तो यहाँ पर देखो तो ऋग्वेद का क्या होता है? कौसतकीय और ऐतरेय। इसका आंसर ई होना चाहिए सबसे सटीक, है ना, क्योंकि ऋग्वेद भी गलत दिया हुआ है। ओके, ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर लिखना चाहिए था, इन्होंने क्या लिख दिया? ब्राह्मण लिख दिया है। अथर्ववेद का गोपथ होता है, सतपथ का यजुर्वेद का होता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं पहले ये मैं समझा दूँ। जैसे ऋग्वेद है, पढ़ना बहुत ही कठिन है, तो उसको सार करके उसके सामान्य भाषा में या उससे रिलेटेड व्याकरण जो हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? कौसतकीय और ऐतरेय, ये दोनों किसके हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद का गोपथ है, यजुर्वेद का सतपथ है, सामवेद का पंचविश है। तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखना। इसका आंसर ई होना चाहिए। इस बुक में दिया हुआ है केवल डी, इसका आंसर ई होना चाहिए। एशिया के ज्योतिर्पुंज द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न से कौन सा था? तो बुद्ध भगवान ने सबसे अंतिम में किसको दीक्षित किया था? सुबुद्ध को। भारत सरकार द्वारा अपनाए गए राज चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो 72 का आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, कैम्बे और भरोच को गुप्त साम्राज्य मिलाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा मिलाया गया था। कब से कब तक रहा था? 380 ईस्वी से 412 तक रहा था। और ये किसका उत्तराधिकारी था? तो ये समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। निम्न में कौन 2 खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं? डबल फोर्टिफाइड जो नमक होते हैं उनमें कौन से 2 खनिज मिलाए जाते हैं? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? आयरन और आयोडीन मिलाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? 75 का आंसर हो जाएगा जटिल कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं इसके मुख्य उत्पाद। ओके, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O जल होता है, ऑक्सीजन होता है और ग्लूकोज होता है। उत्कृष्ट तरासे गए डायमंड में रंग निम्न में से किसके कारण होता है? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण इसमें रंग होता है उत्कृष्ट तरासे गए डायमंड में। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए होता है? 77 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। हमारे भोजन पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, जिसकी जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट का उपयोग किया जाता है। रोगी को रेडियोलॉजिकल विकिरण चिकित्सक किरण परीक्षण के पहले अग्रलिखित में से कौन सी घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट का घोल पिलाया जाता है। उसके बाद रेडियोलॉजिकल जो विकिरण चिकित्सात्मक किरण है इसका परीक्षण किया जाता है रोगियों का। कौन सा हो जाएगा? बेरियम सल्फेट। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? CO और N2 को मिलाओ तो क्या बनेगा? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? C प्रोड्यूसर गैस इसको कहा जाता है। एक कंपित क्वार्टजाइट क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे डैश गति का एक उदाहरण है। 80 का आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण होती है। एक कंपित क्वार्टजाइट क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का गति का उदाहरण है। इन्हें एल तरंगे भी कहते हैं। ओके, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? एक माध्यम से दूसरी माध्यम, जैसे ये डेंस माध्यम है, एक माध्यम है, प्रकाश जा रही है और इसमें हल्का सा वो तिरछापन आ जाता है, इसको क्या कहा जाता है? सबको पता होगा ये चीज़, तो इसको अपवर्तन कहा जाता है। अगला है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा उत्क्रमण परासरण कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं बंधुओं। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनती है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? आज तक आपने समझने की कोशिश की है, इमेजिनरी जिसको कहते हैं। इस प्रतिबिंब को कभी भी आप पर्दे पर नहीं दिखा सकते हो, है ना, इसी को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। निम्न से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा जो होता है ये वाणिज्यिक इकाई होती है विद्युत शक्ति की। मानव शरीर में कौन सा विटामिन सबसे आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा विटामिन डी। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। निकेल की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। ओके, लोहे के साथ निम्नलिखित किस धातु का प्रयोग उसे जंग मुक्त बनाने के लिए किया जाता है? 87 का आंसर हो जाएगा क्रोमियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो जीके के क्वेश्चन हो गए। 6 हड्डियाँ होती हैं।
किसी परमाणु उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, यह किसका सिद्धांत था? 89 का आंसर हो जाएगा पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत था। ये पाउली का सिद्धांत जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसी में उसने बोला था कि जो दो इलेक्ट्रॉन के चार क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से किस में चतुष्फलकीय आणविक ज्यामिति है? चतुष्फलकीय आणविक ज्यामिति की बात कर रहा है, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ ई, यानी कि CH4 में भी होता है और NH4 में भी होता है ना। C है, 4 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ेंगे ना, और NH4 में भी यही होगा, ये तो चतुष्फलकीय हो गया ना। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 90 का आंसर ई हो जाएगा। CH4 और अमोनिया आयन दोनों में होगा, मीथेन और अमोनिया आयन। मीथेन ही तो CH4 होता है ना बंधुओं। किस धातु की अपेक्षित अभिक्रियाशीलता सबसे कम होता है? तो 91 का आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है अपेक्षित अभिक्रियाशीलता सबसे कम होता है, पोटेशियम दिया हुआ है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्न है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और स्वर्ण। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु स्वर्ण होता है। यहाँ पर तो इन्होंने गलत लिख दिया है, इसका आंसर होना चाहिए क्या बोला है, मैंने ही क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था, माई मिस्टेक, सॉरी, है ना, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। अधिक होता है पूछा है बंधुओं। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम ही तो होता है, पोटेशियम होता है सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम होता है, ओके, उसके बाद से फिर कैल्शियम होता है, उसके बाद से फिर बहुत सारे धातु आ जाते हैं। स्वर्ण सबसे कम होता है, गोल्ड जो होता है उसका सबसे कम होता है ना। माई मिस्टेक, ओके, अगली बार से मैं ध्यान से पढ़ूंगा। यहाँ पर सबसे अधिक लिखा हुआ था। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणु कैसे, किस प्रकार की सहायता से दूध को दही में परिवर्तित करते हैं? 92 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूध में जनन करते हैं ये जीवाणु, जिससे बहुत ज़्यादा जीवाणु जन्मते हैं और धीरे धीरे दही जमता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सामान्यतः खाद्य पदार्थों का परिरक्षण हेतु किया जाता है? परिरक्षण का मतलब आप लोग जानते हैं क्या? जैसे मैं आपको घरेलू तकनीक बताता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। जैसे आम है, आम का जो अचार बनता है ये सालों तक सही रहता है कि नहीं? क्या इसमें कीड़ा वीड़ा लगता है? अगर सही तरीके से रखा जाए, तेल वेल डाल कर रखते हैं धूप लगा के, इसको क्या बोलते हैं? यही तो परिरक्षण की एक तकनीक है ना। ये हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू किया गया था, कब से चला आ रहा है। जैसे जैम बनाते हैं, या मिथिलांचल के क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्रों में आम पापड़ बनाया जाता है ना। वो सब क्या है? परिरक्षण की तकनीक है, फूड को अधिक दिनों तक संभाल कर रखने का तकनीक है। तो यही वो पूछा है कि कौन कौन सी चीज़ें खाद्यों का परिरक्षण हेतु यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट भी यूज किया जाता है और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी यूज किया जाता है। इसका आंसर ए और बी दोनों ही होना चाहिए। ओके, इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्न की कौन एक वायरस जनित बीमारी नहीं है? तो 94 का क्या आंसर हो जाएगा? टेटनस। टेटनस एक बैक्टीरिया जनित होती है। टेटनस का हिंदी पता है किसी को? धनुष टंकार, है ना। रक्त का वह तरल भाग जो हल्का पीला और गाढ़ा होता है, जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। इसमें 90 से 92% जल पाया जाता है। कौन है वो? तो 95 का आंसर हो जाएगा बी, प्लाज्मा है। पेलेग्रा नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो 96 का आंसर दिया हुआ है विटामिन B3 की कमी से होता है। इस बुक में दिया हुआ है। यह विटामिन मांस, मछली, अंडा, दूध, मशरूम, अमरूद आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। AC को DC में बदलने के लिए निम्न से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसको किस में बदल रहे हैं हम लोग बंधुओं? AC को DC में बदल रहे हैं। रेटिफायर नामक जो यंत्र होता है, इसकी मदद से किया जाता है। और मुझे आप लोग ये बताओगे कि DC से AC में किस चीज़ की मदद से बदलते हैं? तो इन्वर्टर की मदद से DC को AC में बदलते हैं और AC को DC में रेक्टिफायर की मदद से बदलते हैं। किसी परितंत्र के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सहायक नहीं होता है? 98 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि उपयुक्त में से किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्मजीव और अजैव घटक मिलकर परितंत्र का निर्माण करते हैं। ये सारे ही सहायक होते हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्फैग्नम किस प्रकार के पादप का एक उदाहरण है? तो ये 99 का आंसर क्या हो जाएगा? मॉस का एक उदाहरण होता है। निम्न के कौन एक जड़ का उदाहरण नहीं है? 100 का आंसर क्या हो जाएगा? चुकंदर जड़ नहीं होता। चुकंदर, मूली आदि जड़ के उदाहरण हैं। क्या पूछा है? नहीं है। जबकि आलू, बांडा, हल्दी, अदरक, प्याज आदि रूपांतरित तना के उदाहरण होते हैं। ओके, तो जड़ का उदाहरण इनमें से कौन सा? बुक में बहुत ज़्यादा गलत आंसर दिया हुआ रहता है, मैं वो पढ़ देता हूँ फिर मुझे बाद में। इसमें आंसर हो जाएगा जड़ का उदाहरण आलू, बांडा, अदरक, ये सब नहीं होते। ये सब क्या होते हैं? सबको तना कहा जाता है।
जबकि चुकंदर जो होता है ये जड़ होता है। ओके, तो जड़ का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आलू, बांडा, अदरक ये सब तना होते हैं। कैसे पहचानते हैं कि ये जड़ है, ये तना है? किसी भी पेड़ में अगर एक ही उत्पाद निकलता हो तो वो क्या होगा? जड़। मूली का भी उखाड़ा है, एक ही मूली रहता है उसमें। गाजर का भी उखाड़ा है अपने खेत में से, उसमें एक ही गाजर रहता है। लेकिन कभी आलू आपने किया है क्या? निकाला है खेत से, तो आलू में कितने सारे आलू रहते हैं एक ही पेड़ के नीचे? तो सब तना के उदाहरण होते हैं। ओके बंधुओं, धान की फसल की एक सामान्य बीमारी खैरा रोग है। इसका कारण क्या होता है? 101 का आंसर क्या हो जाएगा? जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। बड़ा ही संभाल के करना पड़ता है इन सब के टेस्ट सीरीज में, मिस्टेक्स बहुत साथ रहते हैं। भारत में किस क्रम की चट्टानें उच्च धात्विक खनिजों की उपस्थिति के मामले में सर्वाधिक समृद्ध मानी जाती हैं? 102 का आंसर क्या हो जाएगा? धारावार क्रम की जो चट्टानें हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन मिलते हैं हमें। दून नामक समतल संरचनात्मक घाटियाँ किसके बीच में पाई जाती हैं? तो ये हिमाचल श्रेणी और शिवालिक श्रेणी के बीच में पाई जाती हैं। जैसे देहरादून है। ओके, गंगा नदी के संदर्भ में बताना है। गंगा नदी उत्तराखंड के चमोली जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई में स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। हरिद्वार के निकट गंगा मैदान में प्रवेश करती है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। 104 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 दोनों ही सही हैं। इसमें दिया हुआ है कि गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तर काशी से निकलती है। यहाँ पर चमोली लिख दिया था, उत्तर काशी जिले में है ये। निम्नलिखित में कौन एक अल्पाइन क्षेत्र में उगने वाली प्रमुख वनस्पति है? अल्पाइन बिल्कुल ऊपर हो गया। 105 का आंसर क्या हो जाएगा? 105 का आंसर दिया हुआ है जूनिपर। हिमालय में अल्पाइन वनस्पति क्षेत्र वृक्ष सीमा के ऊपर से शुरू होता है। हिमालय में इसका विस्तार 3200 मीटर से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में आर्द्र अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। इस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियाँ कौन सी हैं? जूनिपर, बुरुंथा और भोजपत्र, ये सब अल्पाइन क्षेत्र की हैं। 106 नंबर पर चलते हैं कि मिलाना है आपको तलचर, खेतरी, पन्ना, डिगबोई, और ये सब किस राज्य में है ये आपको मिलाना है। तो तलचर कहाँ पर है? कोयला का खान है और ये उड़ीसा में है। खेतरी कहाँ है? ये तांबा का खान है और राजस्थान में है, सबको पता है। पन्ना कहाँ है? तो ये हीरा का खान है और मध्य प्रदेश में है। और डिगबोई तेल के लिए प्रसिद्ध है, असम में। ओके, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच में भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? 107 का आंसर हो जाएगा। 1.64% थी वार्षिक वृद्धि दर, और जबकि 10 की कितनी थी? 17.7%। निम्नलिखित कौन एक सही सुमेलित नहीं है? 108 का आंसर क्या हो जाएगा? माता टीला परियोजना, ये रामगंगा नदी, ये गलत दिया हुआ है। माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आता है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 109 का आंसर क्या हो जाएगा? 1973 में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। कैलाश सांखला जो है राजस्थान को, उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला है इरूला जनजाति के निवास क्षेत्र कहाँ पर है? एक मूवी आई थी जय भीम, बेहतरीन मूवी है, बेहतरीन मतलब ऑसम मूवी है। तो इसमें इरूला ट्राइब के बारे में बताया हुआ है ना। तो इनका निवास स्थान कहाँ पर? मुख्य रूप से केरल में है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह किस राज्य के तट पर है? तो 111 का आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के तट पर है। विशाखापत्तनम जो है ये सबसे ज़्यादा गहरा बंदरगाह है। ओके, भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ पर है? हेवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड। 112 का आंसर हो जाएगा। रांची में स्थित है ये। मुगल सेनाम अहदी किसे कहा जाता था? 113 का आंसर हो जाएगा ए। मुगल बादशाह के विशेष प्रकार के सवार को कहा जाता था अहदी। पुस्तक जवाबित आलमगीरी का संबंध किससे है? 114 का आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के आदेश और सरकारी नियमों से है। ओके, और हनफी व्याख्या को अपनाया गया है इसमें। और हालांकि औरंगजेब मौखिक आदेश यानी जवाबी जारी करने से नहीं हिचकता था, बस यही है और इसमें कुछ नहीं है। दिल्ली में केवल मालिक, अमीर, राज्य कर्मचारी, हिंदू, मुल्तानी व्यापारी और सेठों का अतिरिक्त किसी के पास सोना नहीं है। बर्नी का यह कथन किस सुल्तान के समय का है? 115 का आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय का है। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी। देश के अमीरों को गरीब बनाना और जनता को गरीब बनाकर रखना, ये उसकी बड़ी नीति थी। क्यों थी? गरीब आदमी कभी भी विद्रोह नहीं करता है बंधुओं। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित कौन सा था? 116 का आंसर हो जाएगा। बालाजी बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। युद्ध का परिणाम मराठों के पराजय के बाद बालाजी वही रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव। बाकी के बेकार चीज़ें दिया हुआ है।
तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक में करवाया गया था? ये बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का सबसे बेहतर मंदिरों में से एक है, देखना अद्भुत मंदिर है। और किसने करवाया था इसका निर्माण? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। राजेंद्र प्रथम ने कौन सा करवाया है? तो गंगईकोंड चोलपुरम का जो मंदिर है उसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। ब्रिटिश संसद के आग्रह पर गठित किस कमेटी ने भारत में रेलवे की शुरुआत करने का समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मिथ कमेटी ने 1846। स्मिथ कमेटी 1846 ईस्वी, आज़ादी के लगभग में 101 वर्ष पहले। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किस वर्ष जमींदारों को बकाया लगान वसूलने हेतु काश्तकारों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था? 119 का आंसर क्या हो जाएगा? डी 1799 ईस्वी में। वर्ष 1783 में एक अधिनियम के द्वारा डैश को लाइसेंस के बिना भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 120 का आंसर क्या हो जाएगा? 120 का आंसर हो जाएगा मिशनरियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब? 1783 ईस्वी में। अब कब इनको खुली छूट दी गई? तो 1813 ईस्वी में। 1813 के एक्ट के द्वारा मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की बिल्कुल छूट दे दी गई। भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म पारंपरिक देशभक्ति से हुआ है, जो भूमि, भाषा और पंथ से लगाव के एक सामाजिक स्तर पर सक्रिय भावना थी। यह कथन किसका है? ये कथन है C.A. बेली का। टफ क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन गलत होते हैं तो कोई बात नहीं, आप अच्छा कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन सीख तो लिया ना आपने। 1857 के विद्रोह के समय झांसी में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 122 का आंसर हो जाएगा सर ह्यूरोज। और इसने क्या कहा था कि 1857 के संग्राम में जितने भी विद्रोही लड़ रहे हैं उसमें से एकमात्र पुरुष है, वो है रानी लक्ष्मीबाई। ओके। रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। 123 का आंसर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पर जा रहा हूँ, आपको इसमें को रोक कर करना है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें असत्य है कि इसके निर्णय के विरुद्ध वाइसराय से अपील की जा सकती थी। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून था ये। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी गलत है। ओके, असत्य ही तो पूछा था ना। सविनय आंदोलन के दौरान गांधी जी की देशव्यापी यात्रा का क्या नाम था? 124 का आंसर हो जाएगा हरिजन यात्रा नाम था उनका। ओके, किस एक्ट अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की चर्चा की गई? तो 1935 एक्ट में चर्चा की गई, लेकिन कभी बन ही नहीं पाया, ये संघ नहीं बन पाया क्योंकि देसी राज्यों ने मिलने से मना कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 126 का आंसर हो जाएगा डी, हरिपुरा अधिवेशन। कब हुआ था ये? हरिपुरा 1938 में। और त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अधिवेशन नहीं किया था। आज़ादी के बाद भारत विलय के क्रम को सबसे पहले से शुरू कर चुनिए। सबसे पहले किसका विलय हुआ, सबसे अंत में किसका हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। जम्मू कश्मीर का हुआ अक्टूबर 1947 में, जूनागढ़ का नवंबर 1947 में, हैदराबाद का नवंबर 1947 में ही। जूनागढ़ के बाद हुआ है जनमत सैन्य कार्रवाई के द्वारा, हैदराबाद का सैन्य कार्रवाई और जूनागढ़ का जनमत द्वारा, और कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 का संबंध किस समूह से है? तो इसका समूह है 128 का आंसर हो जाएगा श्रमिक समूह से, मुख्य रूप से मार्क्सवादी समूहों से है। ओके, बस यही है। और गिरफ्तार प्रमुख श्रमिक नेताओं में ऐसे डांगे, जोगलेकर, फिलिप स्प्रैट, बेन ब्रैडली, शौकत उस्मानी आदि थे। मेरठ षड्यंत्र केस 1929। साम्यवादियों के था, मुख्य रूप से साम्यवादियों को गिरफ्तार किया गया था। किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया? तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी को किसके समय पारित किया गया था? उस समय था लेनिन नहीं, लिट्टन, लॉ से लिट्टन होता है ना, लिट्टन था उस समय गवर्नर जनरल, जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? देसी भाषा के अखबार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा। लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 1916 में। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किस अखबार का प्रकाशन शुरू किया था? तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल हेराल्ड, जिसको लेकर आजकल चर्चा है ना, उसी का शुरू किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और कॉमनवेल्थ को किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया को एनी बेसेंट ने 1915 में ही दोनों। और युगांतर तो सबको पता होगा, बिपिन चंद्र पाल 1886 ईस्वी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो 132 का आंसर सबको पता होगा, लॉर्ड कैनिंग। भारत में किस वर्ष तिब्बत का पूर्ण विलय किया गया था? 133 का आंसर हो जाएगा डी, 1903 ईस्वी में। और इसमें कौन था भारत का वायसराय भाई? तो करजन। पूर्ण विलय किया गया था। निम्न से कौन क्रांतिकारी संगठन नहीं था? कौन सा क्रांतिकारी संगठन नहीं है इनमें से? 134 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, ये सारे ही क्रांतिकारी संगठन हैं। ओके, तेभागा आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? 135 का आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल में चलाया गया था।
कब चलाया गया था? आज़ादी से ठीक पहले 1946 ईस्वी। हाल ही में चर्चा में रहा कंट्री फॉर पर्टिकुलर कर्सन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 136 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, धार्मिक स्वतंत्रता की चिंताजनक स्थिति संबंध देशों की सूची जो है यूनाइटेड स्टेट का एक डिपार्टमेंट है जो पूरे दुनिया का धर्म का ठेका ले रखा है कि पूरे दुनिया में कौन धार्मिक रूप से सहिष्णु है और कौन असहिष्णु है ना। खुद का तो संभाला जाता है नहीं, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करते हैं, तो इसका संबंध इसी से है। धार्मिक स्वतंत्रता की चिंताजनक स्थिति के संबंध से है कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न। भारत को इसमें रख दिया गया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब। मार्च 2022 से पेरिस में हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक जो हुई है मार्च 2022 में, छठी पूर्ण बैठक। निम्नलिखित किस देश को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया है? 137 का आंसर क्या हो जाएगा? UAE को शामिल किया गया है। UAE ने रूस के समर्थन में वोट कर दिया था, इसलिए UAE को ग्रे लिस्ट में डाल दिया अमेरिका ने, समझ रहे हो ना। 138 है, ई भंडारण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? 138 का आंसर हो जाएगा बिहार राज्य है जिसने ई भंडारण को लागू कर दिया है। 139 पर हम लोग पहुँच गए हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना और मास्टर के लिए थोड़ा सा शेयर भी कर देना वीडियो को, जहाँ भी हो सके। आपके कोई मित्र सखी कोई भी पढ़ते हो तो उनको बताना कि कोई एक आदमी है जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है अच्छा किसी चैनल पर। हाल ही वैज्ञानिकों ने मनुष्य के शरीर में एक नए अंग की खोज की है जिसका क्या नाम दिया गया है? तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम दिया गया रेस्पिरेटरी एरे सेक्रेटरी सेल। ओके, इसका नाम है और ये फेफड़े के भीतर पतली सी कोमल शाखाओं में गहराई तक पाई जाती है। बस इतना ही समझो, बाकी डॉक्टरों के लिए छोड़ दो। तो फेफड़े के अंदर एक नई अंग की खोज की गई है जिसका नाम इतना बड़ा सा है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में कौन से 2 राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे हैं? 140 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरे हैं। अब मेघालय शीर्ष पर है छोटे राज्यों में। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म है। टेस्ट आपके कितने नंबर आए हैं ज़रूर बताना। कोई दिक्कत हो तो मेरा डिटेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो बंधुओं। ठीक है, थैंक यू सो मच।